चलो, तो आज हम लोगों को हमारा टारगेट है 3 चैप्टर करने का। लेट्स सी हम कितने चैप्टर आज की क्लास में हम लोग कवर अप कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों के तीनों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर, बहुत क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं आपके। ठीक है, अगर आप सेल साइकिल सेल डिवीजन से देखें तो 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपका। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से भी अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी अच्छा वेटेज रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी यूनिट हम इसको मान के चलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ना, अभी सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल के बैठ जाओ। ठीक है, रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। तो जो जो चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको फटाफट फटाफट अपनी रफ नोटबुक्स में लिखते चलना है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी हैंड रेज करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको हमेशा मेमोराइज रहते हैं, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। एनसीईआरटी खोल लिया है सबने अपना, तो सबसे पहले वर्बली हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं बहुत कम लिखूंगी, आप लोग भी बहुत कम लिखोगे, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। हमको पता है कि जो इतनी भी हमारी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं और सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जैक्टली लाइन लिखती है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटलीस्ट एक सेल होना चाहिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने के लिए। ये लाइन क्लियर है? तभी हम बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पैरा में ये लिखा हुआ है व्हाट इज सेल के। सेल को, लिविंग सेल को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? एंटो वॉन लीवेनहुक। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटो वॉन लीवेनहुक। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल को एंटो वॉन लीवेनहुक ने किया था। ठीक है, आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए हमारे पास कौन है? शेल्डन एंड शेकमैन। शेल्डन कैसे साइंटिस्ट है? बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट है। तो इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करी और देखा प्लांट सेल कैसा दिखता है। और शेवान एक जूलॉजिस्ट है, तो उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी किया। तो इन्होंने दोनों ने देखा कि आपका जो प्लांट है वो भी सेल से ही मिलके बना है, सेल का ही प्रोडक्ट है। और शेवान ने एनिमल को देखा कि एनिमल भी सेल का ही प्रोडक्ट है। शेवान ने देखा कि हमारी जो एनिमल्स है उनके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थिन सी मेम्ब्रेन होती है। फिर शेवान ने एनिमल को पढ़ने के बाद प्लांट को भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि भाई प्लांट के अंदर तो एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि एनिमल में नहीं थी, हार्ड लेयर है, दिस इज योर सेल वॉल। तो यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। और फिर ये इन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1838 एंड 1839 में। और फिर इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था किसने? रुडोल्फ वर्च्यू ने किया था। रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में, जिन्होंने इन्होंने टर्म दिया था ओमनी सेलुलाई सेलुला, कि जितनी भी नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेराइव होकर आती है। और इन्होंने बोलता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं और ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। सेल के अंदर बात करेंगे तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है किसके लिए? सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए। वेरी गुड। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? आरबीसी का साइज कितना है? 0.7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रो, 0.7 is 7 माइक्रोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिगर 8.1 देख रहे हो एनसीईआरटी में अलग अलग सेल्स की शेप दी हुई है। आरबीसी की शेप राउंड एंड बाइकनकेव, व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड,
कोल्यूमिनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल सबसे ब्रांच एंड लॉन्ग है, ट्रैकेड इलोंगेटेड मेसोफिल। तो ये बोलता है कि भाई जो हमारी सेल है, सेल का जो शेप है वो वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे डिसाइड होता है। सेल का शेप, सेल का साइज, हर सेल में सेल टू सेल वेरी करता है, किसी का भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। डन यहाँ तक? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आता है। प्रोकैरियोटिक में हम मोनेरा पढ़े थे पूरा का पूरा, याद है ना? मोनेरा के अंदर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, नहीं सॉरी वो तो प्रोटिस्टा था। मोनेरा के अंदर हमने 4 शेप्स पढ़ी थी, कोकाई, विब्रियो वगैरह वगैरह सब कुछ करके ना। बेसिलस, स्पाइरलम पढ़ी थी ना, 4 शेप्स। आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, यू बैक्टीरिया पढ़ा था, हेट्रोसिस्ट हमने देखा था वहां पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प करता है। माइकोप्लाज्मा हमने वहां पे देखा था। तो यहाँ पे भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमको पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड डीएनए नहीं होता, क्योंकि उनके बाहर, डीएनए के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। एज वेल एज इसके अंदर आपका डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी उसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पैक्ड होके पाया जाता है। किसका? प्रोकैरियोट्स का। नेक्ड डीएनए जिसको हम बोलते हैं। हमारे बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज पे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिजर्व फूड होता है ना, वो सब किसकी फॉर्म में पाया जाता है? इंक्लूजन। और इनके बाहर कोई कवरिंग ववरिंग नहीं होता, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है इंक्लूजन बॉडीज आपका। और ये कितनी फॉर्म में पाया जाता है? 3 फॉर्म में, फोस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं बता रही हूँ, हेल्पफुल लग रहा है या मैं लिख के बताऊं? क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ। ये थोड़ा सा स्लो बताऊं या फिर? और कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? हैंड रेस करके मैं बताना कितनों को समझ में आ रहा है, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ। ऐसे तो नहीं लग रहा ना मैम समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्लास में? आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए सोच रही हूँ, सो दैट एक आवर को हम प्रोडक्टिव बना पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उसमें सीख ले, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं आपके 3 टाइप के, फोस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। एक आपकी गैस वैक्यूल्स होता है जो किस किस के अंदर पाया जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है आपका। ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आपके अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर थी इंक्लूजन बॉडीज की, इसको पहले बता दिया मैंने। इसकी सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप में एक आपका ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है और एक स्लाइम लेयर होती है ना। यस मैम। हाँ, स्लाइम लेयर होती है जो कि लूज फॉर्म में पाई जाती है। उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। टफ और थिक होता है आपका। सेल वॉल ही आपकी शेप को बताती है कि इसकी शेप कैसी है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन से मिलके बनी होती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्वेजिनेशंस पाया जाता है। उसके इन्वेजिनेशंस में सबसे पहला इन्वेजिनेशन होता है मीजोजोम्स। क्या होता है आपका? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स 3 फॉर्म में पाया जाता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेला। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड आपका लेमेला। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और न्यू बनने वाली सेल, एक नई डॉटर सेल के अंदर प्रॉपर इक्वल अमाउंट में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, वो इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करा देते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सब भी है आपका करा देते हैं। इनके अलावा इनके अंदर एक और स्पेशल टाइप के एक्सटेंशन होता है जिनको हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्रोमैटोफोर इज जस्ट लाइक टू क्लोरोप्लास्ट। जैसे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे ये क्रोमैटोफोर है आपका। इस क्रोमैटोफोर के अंदर भी आपका क्लोरोफिल टाइप से पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है। ऐसे ही आपका बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा? उसके पास एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा जो कि 3 चीजों से मिलकर बना होगा, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्री और 2 चीज पाई जा सकती है। पिलाई पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिम्ब्री कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है? ट्यूबुलिन या फिर किसी और प्रोटीन से?
फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होता है, फिम्ब्री फिम्ब्रिन, पिलाई पिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। इन दोनों का काम होता है होस्ट सेल से चिपकने में हेल्प करते हैं ये, या फिर आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, मतलब अपना डीएनए किसी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, इनको कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर करना है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में भी आपका हेल्प करता है। ये इनका फंक्शन होता है, बट मोटाइलिटी में हेल्प नहीं करते, मोटाइलिटी में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला आपका हेल्प करता है। फिर इनके अंदर आपके राइबोसोम्स भी होता है, प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम 70S होता है। 70S की सब यूनिट बताओ। 30 plus 50S and 30S. 50S और 30S। राइबोसोम को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? Which scientist discovered ribosome? George Palade. Yes, ma'am. In which year? बताओ जल्दी से। 19 53। 1953 में राइबोसोम को जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। डेटा है, याद रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो होता है आपके, उनका साइज आपको याद रखना है। राइबोसोम्स का साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर बाय 20 nanometer. नैनोमीटर होता है। और राइबोसोम का फंक्शन तो हम लोगों को पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो वो चेन में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम की चेन को हम पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम बोल देते हैं। तो इनके अंदर राइबोसोम और इंफ्यूजन बॉडीज होती हैं, ये याद रखना है। राइबोसोम क्या मेम्ब्रेन बाउंड होता है? No, ma'am. नहीं No, होते। ma'am. ना तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होते, ना ही इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड होती, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। Yes, फिर आ ma'am. जाते हैं हम Yes, हमारे ma'am. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिज मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपिटास वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेंगी। तो आप लोग आ जाओ टॉपिक पे, यूकैरियोटिक सेल के सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन में हमको पता है इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गया था, उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाए थे। कब? इन विच ईयर? 1950 के बाद। सबसे पहले राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन को अगर हमें पढ़ना था तो कौन सी सेल के अंदर हमने पढ़ा? आरबीसी के अंदर पढ़ा। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता, ना ही एक्स्ट्रा कोई भी मेम्ब्रेन होती, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता। तो इसलिए आरबीसी के अंदर इजी था सेल मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करना, इसलिए हमने आरबीसी के अंदर पढ़ा। हमने देखा कि आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो चीजें मिली, लिपिड और प्रोटीन। किसका कितना परसेंटेज था? मैम 40% लिपिड और 52% प्रोटीन. एग्जैक्टली 52% था आपका प्रोटीन और 40% लिपिड्स. लिपिड था, ठीक है। ये आरबीसी का था। सेल टू सेल वेरी करेगा, बट प्रोटीन हमेशा ज्यादा रहेगा, लिपिड हमेशा कम रहेगा, ये हमको याद रखना है। इनके अंदर प्रोटीन जो थे वो दो टाइप के थे, एक वो प्रोटीन जो कि बाहर सरफेस पे प्रेजेंट है, और एक वो जो एम्बेडेड है, या तो पूरी तरह एम्बेडेड है या फिर अच्छे तरीके से एम्बेडेड नहीं है। इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था, आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल हमेशा सरफेस पे, इंटीग्रल जो होंगे तो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, थोड़े से बाहर होंगे। फिर हमारे पास आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था हमारा सिंगर एंड निकोलसन. इन विच ईयर? 1972. अब इन्होंने बोला था कि जैसे आइसबर्ग्स होता है, आइस के अंदर आपके बर्ग्स तैर रहे होते हैं, मतलब होता है पेंगुइन, वो तैर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है। तो जो हमारा लिपिड है ना, ये इन्होंने बोला जो ये लिपिड है ये आपका क्वासी फ्लूइड नेचर का है। कैसा है? क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी सॉलिड है,
ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है, ना ही बिल्कुल पानी के जैसे लिक्विड है, क्वासी फ्लूइड नेचर दिखाता है। और यही आपका क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ही आपके जो प्रोटीन्स है वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं लिपिड की बाइलेयर के अंदर। तो प्रोटीन कैसा मूवमेंट कर सकते हैं? लेटरल। लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। और इसी एबिलिटी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। दिस एबिलिटी इज नोन एज फ्लूइडिटी। और ये फ्लूइडिटी नेचर हमको काफी सारे सेल के फंक्शन एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, सेल का ग्रोथ और आपका इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सारे फंक्शंस ही हमको एक्सप्लेन करके दे रहा होता है। कौन? फ्लूइडिटी नेचर मेम्ब्रेन का। ये क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी टू एंटर इनटू द सेल, यस मैम। सबको अलाउ नहीं करेगी। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि वो लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन है, नहीं आने देगी किसी भी सब्सटेंस को अंदर। या तो फिर हमारे जो प्रोटीन के चैनल्स लगे हुए इन चैनल्स के थ्रू एंटर करेगी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ाया है ना मैंने आपको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। और एक हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है। फिर हमारे पास सेल वॉल आ जाती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमारे पास सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये याद रखना है आपका। और एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का होता है। दो सेल्स के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच, सपोज ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा। और ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी किसके थ्रू? मिडिल लैमेला के थ्रू। ये मिडिल लैमेला किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। क्लियर यहां तक? यस मैम। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सारी सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी आती हैं जिनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है? यस मैम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर जो होता है प्रोटीन बनवा देता है, और एसईआर लिपिड्स या फिर लिपिड्स बनवा स्टेरॉइड्स। देता है। अब यही प्रोटीन और लिपिड निकल के कहाँ जाएंगे? ये दोनों आ जाते हैं गोल्जी गोल्गी ऑपरेटर्स। एपरेटस में, या फिर गोल्जी बॉडी के अंदर आ जाता है। गोल्जी बॉडी को किस साइंटिस्ट ने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने दिया था 1898 के अंदर, जो कि बहुत डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, एक रेटिकुलेट मतलब एक नेटवर्क की फॉर्म में पाई जाती है ये गोल्जी एपरेटस। इस गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है पैकेजिंग करना। प्रोटीन से क्या बनवा देना? ग्लाइकोप्रोटीन बना देना। और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनवा देना। तो ये बनवा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो फेज, एक इधर से जब आएंगे ये तो होगा इसका फॉर्मिंग फेज, और इधर से निकल के जाएंगे इधर वाले से, मतलब ऐसे समझ लो आगे। तो इधर से बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड निकलेंगे, तो ये आपका मैच्योरिंग फेज हो गया, है ना। तो जो आपका फॉर्मिंग फेज होता है, इस फॉर्मिंग फेज को ही हम और क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स फेज और सिस फेज। मैच्योरिंग फेज को क्या बोलते हैं? ट्रांस और कॉनकेव। सबसे ज्यादा बच्चे इस वाले चीज में कंफ्यूज होता है, तो एक वो जहां से फॉर्मिंग फेज है और एक वो जहां से निकल रहा है आपका वो मैच्योरिंग फेज होता है। क्लियर हुआ गोल्जी एपरेटस सबको? कैमिलियो गोल्जी 1898 फंक्शन हमको पता ही चल गया। ये पैकेजिंग का काम है। दोबारा बोलो बेटा, इको हो रहा है आपकी वॉइस में।
मैम जो कॉन्केव कॉन्वेक्स हमने बोल रखा है दोनों फेसेस तो इसके पीछे कोई रीजन है? इतना समझ में आया? इसके पीछे कोई रीजन? ये कॉनकेव कॉन्वेक्स पूछ रहे हो क्या? इसके पीछे कोई रीजन है क्या ये बताने, ये नाम देने के? यस सर। वो लेंस वाला रीजन है। वो जो लेंस आप पढ़ते हो ना उसमें फिजिक्स के अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो वो कॉनकेव वाला जो सरफेस है ना बिल्कुल उसके जैसा ही दिखाई देता है जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम ऐसे रख दिया था। और बाकी सिस सिस और ट्रांस आपको केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। सेम साइड में जो होता है ना, सिस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है अगर सेम साइड में लग रहा है तो उसको सिस बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको ट्रांस बोलता है। यस मैम उस बेसिस पे नाम दिए थे उन्होंने इसको। ठीक है। यस मैम। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है, ये आपके गोल्जी एपरेटस से निकलेंगे किस फॉर्म में? वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक हुआ है यहाँ पे, छोटे छोटे वेसाइकल्स की फॉर्म में। अब ये आपके नेक्स्ट आएंगे किसके पास? लाइसोसोम। तो याद रखना है लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये कैसी पीएच पे वर्क करता है? एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, क्योंकि इसके पास सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करेगा। इसके पास लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेज है, और इसी को ही हम सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं। यस मैम। जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो अपनी मेम्ब्रेन को खुद डैमेज करके अपनी डेथ करा लेता है ये। और फिर वैक्यूल्स के बाद, वैक्यूल्स का काम मतलब इसका लाइसोसोम का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या बच जाता है? वेस्ट मटेरियल बच जाता है। वो वेस्ट मटेरियल किसके पास चला जाएगा? वैक्यूल्स के पास चला जाएगा। याद रखना वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है आपके वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। बाकी इसके अंदर वाटर सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल और बाकी जो नॉन यूजफुल मटेरियल्स है सारे वो वैक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर तो 90% स्पेस यही ऑक्यूपाई करके रखता है। अमीबा के अंदर वैक्यूल को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोल देते हैं, और आपका किसी के अंदर जैसे प्रोटिस्टास होता है उनके अंदर ये फूड वैक्यूल के जैसे भी वर्क करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। क्लियर? तो ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से लाइसोसोम, लाइसोसोम से वैक्यूल तक आया। डन। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है सबके। इसने बनवाया, इसने पैक किया, इसने उसको डाइजेस्ट किया और इसने वेस्ट मटेरियल को पकड़ लिया। मैम जो अमीबा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पहले ही प्रेजेंट होते हैं? हाँ, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ऑर्गेनेली की तरह प्रेजेंट होता है। ये भी वैक्यूल तो यहाँ पे भी है और ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहता है, ये बनता नहीं है। ये थोड़े ना कि गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम का फंक्शन होने के बाद ये बनता है, ये रहता है उसके अंदर। बस फूड ट्रांसफर मतलब ये सारे ना बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। ऐसे ईआर, उसके बाहर गोल्जी एपरेटस, फिर वहां लाइसोसोम, फिर ऐसे वैक्यूल, ऐसे होता है, ताकि यहाँ से मटेरियल निकल के डायरेक्टली इन तक जाता रहे। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी स्ट्रक्चर है? एक डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर है, लेकिन इस एक स्पेशल स्टेनिंग इसके लिए यूज करता है। कौन सी? एक स्पेशल स्टेन है इसके लिए, जेंटाइन स्टेन। जेंटाइन स्टेनिंग, इसी से ये स्टेन होती है, लिखा है ना स्पेसिफिकली स्टेन स्ट्रक्चर है ये। और अगर इसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करोगे तो ये दिखाई नहीं देगी आपको। इसका फंक्शन तो हम लोग प्लांट फिजियो पे बहुत पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑब्वियसली एटीपी बनाना। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर है क्या? मैट्रिक्स। क्रिस्टा, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा है। और ये आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ही क्या चलती है आपकी? एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन चलती है यहाँ पे। और इसकी इनर मेम्ब्रेन में
कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ETS चलता है, Yes, yes, ma'am. ये चलता है इसके अंदर, ठीक है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरी करेगा ना सेल टू सेल, कि भाई किस सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे इसका नंबर वेरी करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे राइबोसोम होता है इसके पास? 70S 70. डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। कैसा डीएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. इसके अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? Prison. Fission सेल के थ्रू डिवाइड करता है, याद रहेगा ये, क्लियर है ना मैम इसमें जेंटिन ये क्या था? बेटा? ये स्टेन है, कलर है ये, जेंटाइन वॉयलेट। सिर्फ इसी से अगर आप इसको स्टेन करोगे ना, तभी ये स्टेनिंग करके आपको विजिबल होगा माइक्रोस्कोप, एनलेस ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होता इजीली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों को पता ही है, क्लोरोप्लास्ट में मतलब सबसे पहले हम प्लास्टिड्स देखते हैं ना, और प्लास्टिड्स के अंदर आपके 3 टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, Chromoplast. Leucoplast. क्रोमोप्लास्ट एंड Leucoplast ल्यूकोप्लास्ट। ऑब्वियसली अब हमको पता है भाई, देखो क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये तो ग्रीन इन कलर होगा, सिर्फ ग्रीन होगा। ग्रीन के अलावा जो भी कलर है, ऑरेंज हो, येलो हो, व्हाइट हो, मतलब व्हाइट तो ऑब्वियसली रेड होगा, वो सारे कलर किसके अंदर आएंगे? क्रोमो में आएंगे। कलर अदर देन और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा? Colorless. कलरलेस होगा। ये सबको याद है या नहीं याद है? याद क्रोमोप्लास्ट Yes, ma'am. के अंदर एक फेट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड। फेट सॉल्युबल जेंथोफिल होता है, या फिर इसके अंदर ये सब क्या करता है? अलग अलग कलर शो करते हैं। कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, 2 पिगमेंट्स का नाम याद रखना। अब इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कलर तो नहीं दे रहा, तो काम क्या है? काम है इसका किसी चीज को स्टोर करके रखना। इसके अंदर 3 चीजें आती है। सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट, एलाइलो एलियोप्लास्ट होता है, एलियो, LAI से एलियोप्लास्ट, और एक एल्यूरोप्लास्ट होता है। Leucoplast एमाइलो का काम क्या होता है? एमाइलो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को रखता है, और एलाइलो ऑयल एंड और एल्यूरो प्रोटीन को स्टोर Protein किया है। यहाँ तक Yes ma'am याद कर लेना, ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग वाला करके क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछ लेते हैं। और फिर आपका क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का सारा पार्ट स्ट्रोमा, जिसमें डार्क रिएक्शन और थैलाकोइड है, उनके अंदर ग्रीन होते हैं, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स होती है, वो सब याद रखना है। बस डेटा है आपका यहाँ पे, इसका साइज आपको याद रखना है। तो साइज में आपका कैसे साइज याद रखते हैं? लेंथ कितनी है? 5 से 10 mm। विड्थ कितनी है? 2 से 4 mm। याद रखना। और इसकी शेप कुछ भी हो जाती है, लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, जो हमने उसमें भी पढ़ा था ग्रीन एल्गी के अंदर भी काफी सारी शेप थी ना ग्रीन एल्गी के अंदर। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल टू सेल वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, क्लोरोप्लास्ट भी वेरी करता है। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसका अंदर, अगर आप देखोगे इसका जो नंबर है वो वेरी कर रहा है, कि आपका एक क्लोरोप्लास्ट से लेके 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं पर सेल। और 20 से 40 किसके अंदर बोले हुए उन्होंने हैं? ग्रीन एल्गी मीजोफिल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स में पढ़ा है ना हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में। Yes, ma'am. Yes ma'am
होता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का राइबोसोम है, इसके पास भी खुद का राइबोसोम है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, खुद का डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर भी। क्लियर है ना ये वाली चीजें? तो यस मैम। फिर राइबोसोम आ गया, किसका राइबोसोम? प्रोकैरियोट का तो हमने देख लिया था 70s था। यूकैरियोट का राइबोसोम 80s होता है, 60s और 40s। ये सनम मैम जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होते हैं ना बस? मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है और एज वेल एज ग्रीन एल्गी के अंदर भी पाया जाता है, गार्ड सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, ये गार्ड सेल्स में भी होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर राइबोसोम्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s, यूकैरियोट्स के अंदर 80s। जॉर्ज पैलेट ने दिया था 1953 के अंदर। राइबोसोम किस किस से मिलके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं। जो ये एस है, ये एस हमको क्या बताता है? स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपको याद रखना है फ्लैजिला। हमारा जो प्रोकैरियोट था उनका फ्लैजिला सिंपल था। सिंपल किससे बना था? फिलामेंट हुक, बेसल बॉडी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। फ्लैजिला जो होता है वो कैसा अरेंजमेंट दिखाता है? 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है, जिसमें आपके 9 पेरीफेरी पे अटैच्ड होते हैं। किस फॉर्म में? 9 डबलेट्स होते हैं और 2 बीच में सिंगलेट्स होते हैं, है ना? वो डायग्राम देख रहे हो? डायग्राम खोला हुआ है आपने फिगर 8.9 में एनसीईआरटी का। वो डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, रेडियल स्पोक्स बताना मेरे को जरा काउंट करके कितनी है? कितनी है रेडियल स्पोक? 9 9 है। तो 9 ही डबलेट है और हर एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है, तो 9 ही रेडियल स्पोक है। और इन 9 डबलेट को, सारे डबलेट्स को आपस में इंटर डबलेट ब्रिज क्या कर रहा है? मतलब डबलेट ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है। कौन? इंटर डबलेट ब्रिज। और एक बीच में ऐसे रेड वाली कलर से सेंट्रल शीट बनाई हुई है। और इसका फ्लैजिला का जो कोर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। एक्सोनीम ही बोलते हैं ना? यस मैम। फिर इसके बाद ये हमको स्ट्रक्चर देता है किसका? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल के अंदर अरेंजमेंट 9+0 होता है। 9 कैसे होते हैं? 9 ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है? कार्ट व्हील के जैसे दिखाता है। और एक सेंट्रोजोम होता है, वो सेल डिवीजन वाला सेंट्रोजोम। ये आपकी 2 ऐसे सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल को जब हम रख देते हैं उससे बनता है ना। Yes, दो ma'am. सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल को परपेंडिकुलरली रख देंगे और इसके चारों तरफ एक एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भर देंगे। कैसा? एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भर देंगे। डन। कार्टव्हील टाइप स्ट्रक्चर। और फिर सबसे एंड में हमारे पास, नहीं अभी न्यूक्लियस वाला पार्ट रह गया ना। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट मैम लास्ट वाले में आपने क्या बताया था? एमोर्फस मतलब? ब्राउन बेटा, अमोर्फस सब्सटेंस होता है ये आपका, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमोर्फस का मतलब होता है थोड़ा पाउडरी पाउडरी फॉर्म्स का होता है। ओके। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इन विच ईयर? 1831. 1831। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। Yes, ma'am. न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? Synthesis of RNA. Exactly. ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है आर आरएनए का। आर आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए बनवाता है ये।
R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए बनवाने का काम करता है। और न्यूक्लियोलस को याद रखना है, सिंगुलर न्यूक्लियोलस है और प्लूरल फॉर्म में इसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं, न्यूक्लियोआई, न्यूक्लियोलाई, ये ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का सारा मटेरियल न्यूक्लियो प्लाज्म, और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वही आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट। क्लियर? जो ये न्यूक्लियोलस है ये मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है? यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। नोट मेम्ब्रेन। कैसी स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और विदाउट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है ये, याद रखना है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये किस फॉर्म में पैक्ड हो जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक्ड होता है। कब पैक होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे तो पैक होता है क्रोमोसोम में, अनलेस थोड़े ना होगा। अब ये क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम भी 4 टाइप के होते हैं। यस मैम। बताओ फर्स्ट का नाम? मेटासेंट्रिक। मेटा। सेकेंड? सब सबमेटा, मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे। ये आई शेप बनाएगा, ये जे शेप बनाएगा, और ये एल शेप बनाएगा, और ये वी शेप बनाएगा। कब? एनाफेज के टाइम पे ना, जब अपोजिट अपोजिट एंड पे ऐसे मूव करते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, और बीच में हमारे पास ये इसका हाई प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है। दिस इज योर काइनेटोकोर, ये आपको याद रखना है। और हम जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को पैक किस प्रोटीन की हेल्प से कराते हैं? हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से ना, जिस हिस्टोन प्रोटीन को हम एस फेज में सिंथेसाइज करवाते हैं। यस मैम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपने देखा होगा सैटेलाइट के बारे में दिया हुआ है कि कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ सेकेंडरी, देखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो क्या है? सेंट्रोमियर है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी किसी किसी क्रोमोसोम में देखा जाता है। उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपके जो क्रोमोसोम्स है ना, इन क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे सैटेलाइट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है, इनको ही हम सैटेलाइट बोल देते हैं। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्ट्रेनिंग वाला पार्ट है ये, विच इज योर सैटेलाइट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के जैसे दिखाई देगा कांस्टेंट लोकेशंस पे। और देन हमारे पास आती है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और ये क्या करती है? सब्सटेंस, कुछ अलग अलग टाइप के इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना सीपीएम, तो पीयू जो पेरोक्सिसोम है ना, वो पेरोक्सिसोम वो माइक्रोबॉडी है, उसके पास अलग टाइप के एंजाइम है। डन? यस मैम। अब आ जाओ हमारे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सबसे पहले हमको पता है हमारे पास आती है इंटरफेज, जिसमें आती है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस फेज में चलती है। G1 फेज के अंदर सेल में कोई भी डैमेज वगैरह है सब वो सब हो जाता है। S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। G2 के अंदर एसेंशियल प्रोटीन बनवाता है और माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली को डबल कर लेता है। क्लियर? G1 SS और G2। G1 से ही अगर हमारे सेल के अंदर कोई डिफिकल्टी आ गया है, उसके पास प्रोटीन अब प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं है, तो G1 से निकल के एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, विच इज योर G0 या फिर क्वेश्चन फेज, जिसके अंदर सेल को होता है कुछ टाइम के लिए सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है।
ये हो गया। फिर यहां से निकलने के बाद सेल हमारा जाता है एम फेज के अंदर। अब अगर हमारा सेल है कोई एक डिप्लॉइड सेल, सोमैटिक सेल है, तो वो आपका जाएगा किसमें, माइटोसिस में। माइटोसिस सबसे पहले होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं, पी मैट, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफेज वाली स्टेज है, प्रोफेज वाली स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए था, अब वो पैक होने लग जाएगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा। जो हमारे सेंट्रोमियर थे वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे, वो अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर निकालना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, सारी सेल ऑर्गेनेलीज गायब हो जाएंगी, ये सब होना शुरू होगा। और फिर मेटाफेज स्टेज के अंदर आके हमारा जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, हाईली कंडेंस हमारे क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अगर मेरे को क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी चेक करनी है तो दिस इज द बेस्ट फेज जिसमें मैं चेक कर सकती हूँ, इसमें मैं इजीली काउंट भी कर सकती हूँ। क्रोमोसोम सारे के सारे इक्वेटर पे आगे इकट्ठे हो जाएंगे, विच इज योर नॉन एज योर मेटाफेज प्लेट। और फिर आपके स्पाइंडल फाइबर जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम है, उसका एक एंड ऊपर वाले स्पाइंडल फाइबर से और एक नीचे वाले से, ये ऐसे कनेक्ट हो गए पूरे। फिर एनाफेज में आपके जो स्पाइंडल फाइबर है ना वो एक ऊपर से खींचेगा, एक नीचे से खींचेगा, जिसकी वजह से सेंट्रोमेर स्प्लिट और क्रोमैटिड अपोजिट अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर गए। और अपोजिट पोल पे जाके वापस उन्होंने प्रोफेज का उल्टा करना शुरू कर दिया, डीकंडेंसेशन हो गया, सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ गई वापस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गया। ऐसे मेरे पास सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस डन, एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर वो अपना साइटोप्लाज्म अलग करेंगे। एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड के थ्रू हो जाएगा, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू हो जाएगा। डन माइटोसिस। यस मैम। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी सेल है, जर्म सेल है, तो उसके अंदर हम कराएंगे, मतलब मेरे को गेमीट्स का फॉर्मेशन कराना है तो माइटोसिस ना करा के हम मियोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, बट मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन। इसकी जो अब मियोसिस 1 हम इसको लिखेंगे, 2 आता है इसके अंदर, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन ही है, ठीक है। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है, ये प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉर्ट फेजेस आती है। शॉर्ट फेजेस को याद रखते हैं, लीजा जरा पानी दे दो, याद है ये सबको सीक्वेंस में, लीजा जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब लीजा वाली स्टेज में क्या होता है ना, लीजा क्या करती है, ऑब्वियसली प्रोफेज के अंदर आती है, सबसे पहले कंपैक्शन होना शुरू होगा, कंडेंसेशन क्रोमोसोम का शुरू होगा। जेड फॉर जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है, 2 सेल के फ्यूजन से बनता है, नहीं बनता है यस किसी मैम। 2 चीज के। तो जो जाइगोटीन फेज है, जाइगोटीन फेज में भी फ्यूजन हो रहा है, किसका, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर फ्यूजन चल रहा है, उस फ्यूजन प्रोसेस को बोलता है साइनेप्सिस। यहाँ पे साइनेप्सिस जाइगोटीन स्टेज में आपको याद रखना है हमेशा, इसके अंदर होगा साइनेप्सिस। और फिर साइनेप्सिस में क्या हुआ है, साइनेप्सिस हमने कराया है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच कराया, क्यों, ताकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हम करा पाए, एक इसका जेनेटिक मटेरियल इसको दे दे, इसका जेनेटिक मटेरियल इसको दे दे। और क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। और यहाँ पे साइनेप्सिस होना शुरू हुआ था, और साइनेप्सिस में क्या बनेगा, बाइवेलेंट, जो कि मेरे को क्लियरली विजिबल पिकाइटीन में होगा। बाइवेलेंट भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर टेट्राड भी बोल देते हैं। एक टेट्राड का मतलब होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड, या फिर तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसीलिए इसको बाइवेलेंट टर्म दिया, 4 क्रोमैटिड है तो इसीलिए हमने इसको टेट्राड बोला। यहीं पे एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, जो रिकॉम्बिनेशन करने में हेल्प करता है, और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है नेक्स्ट स्टेज में आके, जिसको हम बोलते हैं कायस्मेटा। और ये शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे चली जाती है,
मतलब इनके बीच में एक ग्लू लगता है, क्योंकि दो क्रोमोसोम को अटैच करा रहे हैं आपस में, तो अटैच ग्लू से होंगे, तो उस ग्लू को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे हटने लग जाएगा। जैसे लेट सपोज ऐसे मान के चलो ये मेरा हैंड है, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही होमोलोगस, दोनों अटैच है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऐसे हटने लग रहा है, तो हटते हटते बिल्कुल एक टर्मिनल पोजीशन पे ऐसे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कायस्मेटा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरा हट जाता है, सिर्फ एक टर्मिनल पोजीशन पे रह जाता है। इसी को हम बोलते हैं आपका डिप्लोटिन स्टेज। और फिर आपका ये जो कायस्मेटा बनाना है बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंचा देंगे इसको। कौन सी स्टेज में? डायकाइनेसिस स्टेज में। तो इसके अंदर क्या होगा? टर्मिनेलाइजेशन होगा। ये सब थी हमारा प्रोफेज 1 वाली स्टेज। प्रोफेज 1 से फिर वो सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन गए। प्रोफेज के बाद आपके मेटाफेज, मेटाफेज में आके मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठे हो गए, और फिर एनाफेज में। अब एनाफेज 1 और एनाफेज में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोम में स्प्लिट कराया था, बट प्रोफेज 1 की एनाफेज 1 में सेंट्रोम में स्प्लिट नहीं कराएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम टोटल 4 है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये हो जाएगा। सेंटर में स्प्लिट नहीं करता है। और फिर एनाफेज हो गया ये आपका, एनाफेज में। एंड देन आपका टीलोफेज में वही अपोजिट अपोजिट पोल पे चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, वापस डीकंडेंसेशन वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा। और फिर इस टीलोफेज 1 से निकलते ही डायरेक्ट कौन सी स्टेज आ जाएगी? मियोसिस 2 स्टेज आ जाएगी। उसके बाद वापस से G1S G2 फेज नहीं चलते कि वापस G1S कुछ नहीं चलते। उसके बाद वो डायरेक्ट कौन से स्टेज में आ जाता है? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 कैसी स्टेज है? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर यहां तक सबको? Yes. चलो, इतना हमको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं मैम बायोमॉलिक्यूल्स। हाँ जी बेटा। मैम जो ये प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलता रहता है, मतलब एक सेल रिप्रोड्यूस हो गया, फिर मतलब वही सेल दोबारा उसी मतलब जीवन उसमें जाएगा, फिर वो दोबारा करेगा रेप्लिकेट करता है। ऐसे चलता रहता है, क्योंकि अब आप खुद देखो मेल्स के अंदर क्या होता है ना, मेल्स के अंदर मिलियंस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो मिलियंस में स्पर्म्स कैसे बन रहा है? वो मिलियंस में स्पर्म्स ऐसे ही बन रहा है कि उनके अंदर मियोसिस 2 चलता चला जा रहा है। एक सेल, एक से दो, दो से चार, चार से 8, 16, 16, 32, 64, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जब तक सेल परमानेंट नहीं हो जाता तब तक वो डिवाइड करता रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल ना वो हमेशा रिस्टोर रहेगा। 2n से 2n ही बनेगा हमेशा। मैम जो एक ही सेल है वही बार बार साइकिल में मतलब पार्ट लेता रहेगा, या फिर अदर सेल जो मतलब बन गए वो जो न्यू है वो लेंगे? एक ये सेल था मेरे पास, 2n है ये। इस सेल ने अपने अंदर लेट्स सपोज माइटोसिस कराया, तो एक सेल से 2 सेल बन गए। अब ये वापस डिवाइड करे, 2n बन गए। फिर ये करा, 2n बन गए। तो 1 से 2, 2 से 4, बताओ एक ही चल रहा है क्या? एक ही से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम सब लोग बने किससे हैं? जाइगोट से बने, एक सिंगल सेल से बने हैं। हम तो जाइगोट से बना है ना। तो ये जाइगोट है, तो हम लोग सबसे पहले जाइगोट में जब थे तो एक सिंगल सेल थे, फिर हमारे बॉडी में 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 16, सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे 12th क्लास में, उसी से हमारी पूरी बॉडी के सेल्स बने। क्लियर? यस मैम। अब आ जाते हैं, मैंने आप लोगों का बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख दिया निकाल के, आपको ये पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास पता है इसमें सबसे पहले ना फैटी एसिड्स के बारे में देखो। फैटी एसिड में सबसे पहले आपका है पाल्मिटिक एसिड। तो बहुत क्वेश्चन आता है पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होती है, कार्बोनिल कार्बन का मिला के। ऐसे ही एराकिडोनिक एसिड के अंदर कितनी कार्बन होती है? 20 कार्बन होती है, कार्बोनिल कार्बन को मिला के। ऑयल्स और फैट में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, किसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम लोग ने जब आपके मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल को अलग अलग किया था, तो हमारा जो एसिड सॉल्युबल पूल था, एसिड सॉल्युबल पूल आपका क्या दिखाता था कि वो पूरा साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन हमको दिखाता था। और हमारा जैसे था ना, एक ऊपर ऐसे छलनी टाइप से रखा और नीचे एक बीकर रखा, तो जो नीचे आता था उसको क्या बोलते थे हम? फिल्ट्रेट ना। यस मैम। और जो ऊपर रह जाता था इसको हम रिटेंटेट कर देते थे। तो ये रिटेंटेट क्या होता था? एसिड इनसॉल्युबल होता था ये, एसिड इनसॉल्युबल। और इस एसिड इनसॉल्युबल को ही हमने क्या बोला था? मैक्रो
मॉलिक्यूल और फिल्ट्रेट में एसिड सॉल्यूबल था। तो ये नीचे जो पार्ट आया था ना, सारा वो पार्ट था जो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, ये सब ने क्या बनाया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ गए। ठीक है। एंड प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन एक हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। तो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड जुड़ के, और दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है जब प्रोटीन बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड मतलब CONH बॉन्ड, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता। हमारे पास ऐसी एक प्रोटीन है कोलाजन। कोलाजन को हम बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, और रुबिस्को को हम बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। ये पूरे बायोमोलिक्यूल से मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। इनुलिन किससे बना है, फ्रक्टोज के पॉलीमराइजेशन से बना है। ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस पता है ना, ग्लूकोज एक कैसा कंपाउंड है, एल्डिहाइडिक, और फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप वाला है। पॉलीसेकेराइड चेन है जैसे कि हमारा ग्लाइकोजन है, तो इसके अंदर जो राइट एंड होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग होता है, और जो लेफ्ट एंड होता है किसी भी पॉलीसेकेराइड चेन का वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। राइट रिड्यूसिंग, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग। स्टार्च जो होता है, स्टार्च के लिए हम वो आयोडीन टेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ब्लू कलर हमको Yes, देता है। क्वेश्चन Blue आता color. है कि सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट को क्यों नहीं देता है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में वो आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं करता, इसलिए नहीं करता है। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, तो उसकी चेन में जो पहला अमाइनो एसिड होता है उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं। जो लास्ट वाला होता है उसको हम सी टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं। अमाइनो एसिड में होता है ना COH, एक होता है आपका NH2, एक कोई भी R ग्रुप, और एक क्या होता है हमेशा H होता है। ये क्या होता है, H ही होता है ना। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसके अंदर अगर आपका ये वाला पार्ट होगा फर्स्ट वाला, तो इसको नहीं, ये लास्ट वाला होगा सी टर्मिनल, और फर्स्ट वाला होगा ये एन टर्मिनल। प्रोटीन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी में सिंगल चेन होता है, सेकेंडरी के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड होता है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, उस टर्शियरी स्ट्रक्चर को सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन जो अपनी एक्टिविटीज दिखाता है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में दिखाता है। और जो हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखाई देती है, वुलन की फॉर्म में दिखाई देती है, टर्शियरी वाली, सॉरी, नॉट क्वाटरनरी। आपकी जो क्वाटरनरी है वो हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स होती है जिसके अंदर। आपके जो कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, वो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि हमारे पास, हमने पढ़ा है ना एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, और कैटलिस्ट का काम भी यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते, लेकिन कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। फिर आपका ये तो हो गया पार्ट, इसके बाद कुछ टेबल्स है। ये वाला देखो, तो मेरे को जरा बताना, ये जो आपका ये ग्राफ है, ये ए क्या बता रहा है, व्हाट डज ए सिग्निफाइज हियर? ए इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ना, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम है ना ये वाला, और बी Yes, वाला विद एंजाइम है। एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना था, पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ये काम किसका होता है, आपके एंजाइम्स का काम होता है। ये सारे डायग्राम आप लोगों को याद होने चाहिए कि आपका एडेनिन और गुआनिन ये क्या होता है, ये आपका प्यूरीन होते हैं। याद रखने का तरीका PUGA, पूजा से याद रखना है, PU प्यूरीन, गुआनिन एडेनिन। और एक याद रखना है पाई कट, पाई मतलब पिरिमिडीन। पिरिमिडीन कौन है आपका, साइटोसिन, यूरासिल और ये क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं,
न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से Sugar न्यूक्लियोसाइड plus बनता है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? मैम उसमें फॉस्फेट भी होता है। इसमें फोस्फेट ऐड कर दो, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप, यस मैम। ये आपका न्यूक्लियोटाइड बना देगा। और ये सारे डायग्राम आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंजाइम्स की टोटल कितनी क्लासेस हैं? 6 क्लासेस हैं, नाम याद रखना है। सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज है, मतलब ऑब्वियसली क्या काम करा रहा होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करा रहा होगा। तो एसिड रिड्यूस्ड है, ये एक्स ऑक्सीडाइज है, तो इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, इसको रिड्यूस करा दिया। ट्रांसफरेज में किसी ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। हाइड्रोलेज में बॉन्ड को ब्रेक कराता है, हाइड्रोलाइसिस कराता है। और लाइएज में ग्रुप को रिमूव करा के हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हाइड्रोलेज में भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ट्रांसफरेज में ग्रुप ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लाइज में ग्रुप हटा के वहां पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, इसको हटा देंगे तो एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आइसोमरेज में उसको उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। और लाइगेज में लिंकिंग का काम करता है। पहचान दोगे 6 की 6 क्लासेस? चलो फिर आ गए पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में बताया था कितनी कार्बन होती है? 16 16 कार्बन होती है। एरेकिडोनिक में 20। ये आपकी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। इस ग्लिसरॉल में से एक एच हटा के मैं यहाँ पे इसको एक फैटी एसिड लगा दूं तो इसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे ना। 2 हटा दे तो डाइग्लिसराइड, तीनों हटा दे तो ट्राइग्लिसराइड। ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर याद रखनी है। और आपको ये फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, फोस्फोलिपिड कहाँ होते हैं हमारे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं फोस्फोलिपिड। एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होता है, हेड और टेल वाला पार्ट, पता है ना? ये हेड, ये टेल, ऐसे ऊपर हेड और यस नीचे ये भी हेड। तो हेड कैसे होता है? हेड वाला रीजन हाइड्रोफोबिक फिलिक होता है। टेल वाला पार्ट फोबिक है। तो ये कैसा है? ये एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एम्फीफेटिक है, 2 पार्ट्स इसके पास प्रेजेंट है। तो देखो ना, ग्लिसरॉल से ही तो बना है, CH2OH, CH2OH, CH2OH। तो हमने कैसे बनाया? H को हटा के ग्रुप लगवा दिया, यहाँ पे भी H हटा के ये ग्रुप लगवा दिया, और यहाँ पे भी H हटा के ये ग्रुप लगवा दिया। यहाँ पे इसको हटा के A लिख के पूछ लेता है कभी कभी, तो ये क्या है हमारे पास? टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है ना, एक टर्शरी अमीन। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, यहां से बच्चों मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। हमारे पास पिगमेंट कैसे होता है? कैरोटीनॉइड अभी हमने पढ़ा। एंथोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये। एल्कलॉइड्स क्या होता है? ये आप 12th में पढ़ोगे। ड्रग्स होता है, मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड तो बहुत इजीली पहचान देते हैं, टर्पिन बाद में आ गया। ऑयल्स भी बच्चे पहचान देते हैं, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन का मतलब होता है ये टॉक्सिन है, मतलब ना पॉइजनस सब्सटेंसेस है, एब्रिन, रिसिन। लेक्टिन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्केविलिन ए। ड्रग के ऊपर विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। एंड पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेलुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो ओरिजिनल जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करके बनाया जाता है, और इनका डायरेक्ट हमारे पास कोई फंक्शन भी नहीं होता है। ठीक है बेटा, मैक्स 5 to 7 मिनट्स लेंगे, बस फिनिश कर लेंगे इसको। ये प्रोटीन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन GLUT4 के ऊपर आता है। GLUT4 एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन क्या है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एनेबल कराता है, किसके अंदर? सेल के अंदर। कोलाजन याद रखना है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट करता है इन्फेक्टियस एजेंट्स के अगेंस्ट। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, सब प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ये हो गया हमारा डन। तो आई होप आप लोगों के तीनों चैप्टर जितना ट्राई हुआ मुझसे मैंने उतना आप लोगों को रिवीजन कराया, बट आई वांट कि अब आप लोग इसको खुद से रिवाइज करके चलोगे। इसके अलावा आप लोगों को इन तीनों चैप्टर से कोई डाउट है?
बायोमोलिक्यूल जितना मैंने करा दिया ना, तो अगर बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैम बायोमोलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए क्या करना है? बेटा आप खुद बताओ ना, नीट में तो स्ट्रक्चर नहीं आएंगी ना बनाने के लिए। नो मैम। जितनी स्ट्रक्चर आनी थी वो मैंने आपको दिखा दी कि इनको डायरेक्ट देख लेना एक बार अच्छे से बस, और करनी ही नहीं है स्ट्रक्चर। बहुत इजी चैप्टर है, उसमें स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना है। अब आप लोगों को होमवर्क सुन लो, कल है वेडनेसडे, कल हमारी क्लास होगी ना 7 बजे। यस मैम। तो कल मैं आप लोगों का लूंगी टेस्ट। तो कल आप लोगों को क्या क्या पढ़ के आना है? आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वो दोनों चैप्टर और ये तीनों चैप्टर, पांचों के पांचों चैप्टर रिवाइज करके आना है। करके आ जाओगे? चलो इजी कर देती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स छोड़ देना अभी, बायोमोलिक्यूल्स को नेक्स्ट में ले लूंगी। 4 चैप्टर तो कर ही लेना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैम जो लास्ट का पोर्शन था को फैक्टर कोएंजाइम वाला वो तो रह गया कौन से वाला बेटा? मैम बायोमोलिक्यूल में। अच्छा वो तो आप कर ही सकते हो, तो बहुत इजी सा पार्ट है, तो डायरेक्ट एक टेबल बनवाई हुई है मैंने आप लोगों को, वो पढ़ लेना। यस मैम। एक क्वेश्चन आता है सिंपल उसमें से, होलो एंजाइम क्या होता है। वरी अपने नोट लिख लेना कि मैम हमको इस पार्ट में डाउट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले वही रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दो सबके सब जल्दी से।